का पूरा विपक्ष जो है ये प्रधानमंत्री बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। टुनाइट एट 9 में आपका स्वागत है। 2019 में कुर्सी किसकी होगी, इसके लिए राजनीतिक दलों के बीच कश्मकश बढ़ती जा रही है। राजनेताओं की छोटी बड़ी हार जीत को भी बड़े कैनवस पर देखा जा रहा है। आज दिन भर किसने किसको शह दी और किसको मात मिली, वही बताने के लिए हम फिर से हाजिर हैं। पहले बात संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में कुर्सी नंबर 2 की। 2019 के चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता को तगड़ा झटका लगा है। पक्ष और विपक्ष के लिए शक्ति परीक्षण माने जा रहे राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव एनडीए ने जीत लिया। हरि बनाम हरि के बीच हुए दिलचस्प चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह ने जीत हासिल की। डिप्टी स्पीकर के इस चुनाव में एनडीए ने बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर होने के बावजूद भी जीत के लिए जरूरी सीटों का जुगाड़ कर लिया। डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए 2 बार वोटिंग हुई। पहली बार में हरिवंश को 115 तो दूसरी बार में 125 वोट मिले। पहली बार कुछ वोट ठीक तरीके से न हो पाने के कारण दोबारा वोटिंग करानी पड़ी। जीत के बाद एनडीए के नेता हरिवंश के साथ विक्ट्री साइन दिखाते नजर आए। इस चुनाव में जीत से बीजेपी को दोहरा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के साथ ही अब उपसभापति भी उसकी पसंद के हो गए हैं। पीएम मोदी ने सदन की तरफ से नवनिर्वाचित उपसभापति हरिवंश को बधाई दी। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने जैसे ही हरिवंश सिंह की जीत का ऐलान किया, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें उनकी सीट पर जाकर बधाई दी। पीएम मोदी ने हरिवंश जी के जीवन संघर्ष का जिक्र करते हुए उनकी जमकर तारीफ भी की। पीएम मोदी के खास भाषण शैली की झलक सदन में फिर देखने को मिली। ज्यादातर ये सदन का हाल ये है कि जहां खिलाड़ियों से ज्यादा एम्पायर परेशान रहते हैं, और इसलिए नियमों में खेलने के लिए सबको मजबूर करना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन हरिवंश जी जरूर इस काम को पूरा करेंगे। मुझे विश्वास है कि अब सदन का मंत्र बन जाएगा सभी हम सांसदों का, हरि कृपा। अब सब कुछ हरि भरोसे, और मुझे विश्वास है कि हम सभी उधर हो इधर हो सभी सांसदों पर हरि कृपा बनी रहेगी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने भी हरिवंश जी को जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि वो अपना काम अच्छे से करें, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। चुनने तक तो इनको एक दल का या कुछ दलों का समर्थन था, लेकिन चुन जाने के बाद ये किसी दल या कुछ दलों के ही डिप्टी चेयरमैन नहीं है, ये सदन के चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है। जितने उस तरफ के ये डिप्टी चेयरमैन हैं उतने ही डिप्टी चेयरमैन इस साइड के हैं। बल्कि मेरा हमेशा ये मानना है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन तो हमेशा विपक्ष की तरफ ज्यादा झुकाव होना चाहिए। आजाद साहब ने कहा कि उस तरफ थोड़ी कृपा ज्यादा बनी रहे। जिन्होंने भी इस सदन की परंपराएं बनाई थी, कुछ सोचा होगा कि उपसभापति को समर्थन ज्यादा यहां से मिलता है लेकिन सीट वहां दी जाती है, और शायद इसका डिप्टी स्पीकर के चुनाव में एनडीए के हरिवंश जीत गए। उनके सामने कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद मैदान में थे, लेकिन उनकी हार हुई। राज्यसभा में हमेशा दमदार स्थिति में रही कांग्रेस का गेम कैसे बिगड़ा, अब आपको ये बताते हैं। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस चुनाव में नाराज चल रहे अकाली दल और शिवसेना जैसे एनडीए के सहयोगी दलों को साधकर साथ रखने के अलावा विपक्ष के भी कई दलों का समर्थन हासिल किया। हरिवंश को एनडीए से बाहर के दलों ने भी अपना समर्थन देकर विपक्षी एकता को तार तार कर दिया। एनडीए राज्यसभा में जादुई आंकड़े से काफी दूर थी। ऐसे में इस चुनाव में बीजेडी के 9 सांसद किंग मेकर की भूमिका में थे। राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव की घोषणा के बाद पीएम मोदी और जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवीन पटनायक से फोन पर बात की और एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश के लिए समर्थन मांगा। यहीं से कांग्रेस का गेम खराब हो गया। जब पीएम मोदी और नीतीश ने नवीन पटनायक से समर्थन के लिए बात की थी, तब तक विपक्ष अपना उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाया था। इसका नतीजा यह हुआ कि एनडीए विपक्ष में सेंध लगाने में कामयाब हो गया। बीजेडी के 9 सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट कर उसे बहुमत दिला दिया। तो उस दिन से उन लोगों के साथ हम लोगों का एक भावगत संपर्क है। हम ही मोटा मोटी एक ही आदर्श में विश्वास करते हैं, तो हमें जेडीयू उम्मीदवार को समर्थन देने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है।
नीतीश कुमार से आपके मुख्यमंत्री पटनायक साहब की बात हुई थी। देखिए, नीतीश जी और नवीन जी का बहुत पुराना रिश्ता है। न केवल इतना, जब बीजू बाबू थे, हमारे नेता थे, और नीतीश जी बीजू बाबू को भी बहुत रेस्पेक्ट करते थे, और उस दिन से हम दोनों लोगों का रिश्ता है। पीएम मोदी और अमित शाह की कोशिश रही कि उपसभापति चुनाव में विपक्ष में फूट खुलकर सामने आए। मोदी और शाह की कोशिश थी कि डिप्टी स्पीकर चुनाव में कैंडिडेट ऐसा हो जिसकी छवि पाक साफ हो और जिसके नाम पर उन विपक्षी दलों को भी साधा जा सके जो कांग्रेस के साथ सहज महसूस नहीं करते। ऐसे में उसने जेडीयू के हरिवंश पर दांव खेला और यह दांव एकदम सटीक बैठा। मोदी शाह के इस दांव का असर यह हुआ कि तमिलनाडु की एआईएडीएमके और तेलंगाना से टीआरएस विपक्ष की उम्मीदों में आखिरी कील साबित हुए। इन दलों को बीजेपी से भले ही दिक्कत हो, लेकिन नीतीश कुमार से इन्हें कोई परेशानी नहीं थी। ऐसे में नीतीश की अपील पर इन दोनों दलों ने भी एनडीए उम्मीदवार को वोट किया और नतीजा यूपीए कैंडिडेट की हार के तौर पर सामने आया। ये सिद्धांत की लड़ाई थी। मैं समझता हूं हमारे को कैंडिडेट खड़ा करना अति आवश्यक था। विपक्ष के सभी तबकों ने पूरा समर्थन किया। दोनों कैंडिडेट्स ने करीब करीब सेंचुरी बनाई है, और मैं समझता हूं ये कहना कि चुनाव के लिए कैंडिडेट को खड़ा ही नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल गलत है, निराधार है। सिद्धांतिक लड़ाई थी, अच्छी सही किया हमने और सही लड़े। इस जीत से निश्चित ही बीजेपी का उत्साह बढ़ेगा। इसे वो एक बड़ा मुद्दा बना सकती है कि विपक्षी पार्टियां उपसभापति के नाम पर एक नहीं हुई तो वो प्रधानमंत्री के नाम पर एक कैसे होंगी। राज्यसभा उपसभापति चुनाव में एनडीए ने बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर होने के बावजूद भी जीत हासिल की और जरूरी सीटों का जुगाड़ कर लिया। ऐसे में भले ही ये चुनाव राज्यसभा के उपाध्यक्ष के पद के लिए रहा हो, लेकिन इसके नतीजे का असर 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ना स्वाभाविक है। डिप्टी स्पीकर के लिए हर चुनाव में मौजूदा 244 राज्यसभा सदस्यों में से 232 सांसदों ने हिस्सा लिया। इनमें से 125 सदस्यों ने एनडीए कैंडिडेट हरिवंश सिंह को वोट किया, जबकि कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद को 105 वोट मिले। इस तरह एनडीए कैंडिडेट ने 20 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। विपक्ष के कई दलों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। राज्यसभा में सत्ताधारी एनडीए बहुमत के आंकड़े से दूर था, जबकि विपक्ष के सभी दलों को मिलाकर बहुमत के लिए पर्याप्त सीटें मौजूद थी। बावजूद इसके एनडीए की जीत ने मोदी के खिलाफ तथा कथित विपक्षी एकता की पोल खोलकर रख दी। मैं समझता हूं कि अभी सब चीजें दूध की तरह साफ हो गई हैं एकदम, कि एनडीए किस प्रकार से मजबूत है। हमने अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा के अंदर डिफीट किया था और अब उपसभापति के चुनाव के अंदर हम जीते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा संदेश है। एनडीए के पास राज्यसभा में 95 सदस्य थे। ऐसे में उसने अपने सहयोगी दलों को साधने के साथ विपक्ष के कई दलों का समर्थन हासिल कर जीत दर्ज की। अब इस जीत के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस चुनाव का असर 2019 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। आज की जीत एनडीए के लिए संजीवनी की तरह है। विपक्ष के एआईएडीएमके, बीजू जनता दल और टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति ने एनडीए को समर्थन करके एक बार फिर साबित कर दिया कि ये दल विपक्ष में भले ही हैं, लेकिन मोदी सरकार की जरूरत पर वो एनडीए के साथ है। इससे पहले राष्ट्रपति के चुनाव में भी एनडीए के उम्मीदवार को इन तीनों दलों ने समर्थन किया था। विपक्ष की तरफ से मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान एआईएडीएमके ने सरकार के पक्ष में वोटिंग की, तो वहीं बीजू जनता दल और टीआरएस ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। इससे यह संदेश गया कि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए बहुमत से दूर रहा और कुछ विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत पड़ी, तो ये तीनों विपक्षी दल समर्थन दे सकते हैं। हालांकि विपक्षी दल इस संभावना से इनकार कर रहे हैं। बीजेपी को बीजेडी ने वोट दिया। क्या बीजेपी और बीजेडी साथ साथ लड़ रहे हैं? तेलंगाना वाली पार्टी ने दिया, क्या ये साथ लड़ रहे हैं? तो फिर जो चुनाव होंगे राज्यों में लोकसभा के, उसका और इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। वो मैन टू मैन होता है। ये एक छोटा सा चुनाव, बहुत मामूली, इसको देश के चुनाव से जोड़ के देखा जाए, उसका कोई औचित्य भी नहीं। आगे जो चुनाव होगा लोकसभा का, वो लोकसभा चुनाव में चित्र कुछ और होगा, क्योंकि ये जो चुनाव था ये राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन पोस्ट के लिए लिमिटेड था। अब जो आगे चुनाव आ रहे हैं वो सारा देश में होगा, साधारण निर्वाचन, तो उसमें चेहरा कुछ और होगा।
डिप्टी स्पीकर चुनाव में हालांकि सत्ता पक्ष की तुलना में विपक्ष ताकतवर था, लेकिन सभी दल कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में खड़े नहीं हो सके। टीडीपी ने कांग्रेस को समर्थन दिया, लेकिन एआईएडीएमके, टीआरएस और बीजेडी का दिल कांग्रेस नहीं जीत पाई। आम आदमी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, पीडीपी ने वोटिंग से खुद को दूर रखा। इन दलों के वॉकआउट करने से यह संदेश गया कि वे विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस के साथ नहीं है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी का गठबंधन टूटने के बावजूद कांग्रेस पीडीपी को अपने साथ नहीं ला पाई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कहते रहे कि कांग्रेस को समर्थन चाहिए था तो राहुल गांधी को पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को फोन करके बात करनी चाहिए थी, लेकिन राहुल ऐसा कर नहीं सके। गोवा में जो कुछ आपके साथ हुआ, मणिपुर में जो कुछ आपके साथ हुआ, उत्तरांचल में हुआ, अरुणाचल में हुआ, हमने हमेशा खुलकर आपका साथ दिया। कल हमने ये कहा कि भाई अगर आपको वोट चाहिए आम आदमी पार्टी का तो कम से कम राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल जी से बात करना चाहिए, हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आपके मन में इतना अहंकार है, इतनी तंगदिली से आप राजनीति करेंगे, देश चलाने के लिए दिल बड़ा रखना पड़ता है। छोटे मन से देश को आप नहीं चला सकते हैं, इतनी छोटी मानसिकता से आप देश को नहीं चला सकते हैं। और जो आदमी अपनी पार्टी के लिए वोट नहीं मांग सकता, वो अपनी पार्टी को जिताएगा कैसे? उपसभापति चुनाव के नतीजे का संकेत साफ है कि विपक्षी दलों के बीच अभी भी कांग्रेस को लेकर भरोसा नहीं बन पा रहा है। कांग्रेस के साथ वही दल खड़े हैं जो 2014 के चुनाव में साथ थे। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2019 के चुनाव में मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों को कैसे लामबंद करेंगे, ये बड़ा सवाल बन गया है। लोकसभा में आज बहस के दौरान दो वरिष्ठ नेता बेहद पर्सनल हो गए और बाल की खाल निकालने लगे। जीएसटी पर बहस चल रही थी। इसी दौरान प्रभारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर ऐसा तंज कसा कि खड़गे भड़क गए और फिर दोनों तरफ से खूब वार पलटवार हुए। पिछले चुनाव में तो 44 में आ गए थे, अब अगली बार पता नहीं देश की जनता शायद 4 लाए चाहे 6 लाए, मुझे नहीं मालूम, अलग अलग आंकड़े हो सकते। आप याद कर लो, तुम्हारी पार्टी के लोग सिर्फ 2 थे, एक गाय और बछड़े के जैसा सिर्फ 2 थे, तीसरा आदमी नहीं था। ये कॉर्पोरेशन में इलेक्ट नहीं हुए और हमको बोलते हैं ये कॉर्पोरेशन में इलेक्ट ऊपर से टपक आते हैं, ऊपर से टपक पड़ते हो और हमको बोलते हैं 40 के 4 व्हाट इज दिस? He never got elected and he is advising us. Sorry, he is a very senior leader. We all respect him, but I never imagined that he will be so frustrated with he will go down to such a level that he will start making personal allegations. And if he is very keen, I challenge him to come to Mumbai and stand in an election against me. Come to Mumbai, let you and I fight an election. लंबे समय से 3 तलाक के खिलाफ लड़ रही केंद्र सरकार 2019 के महासंग्राम को देखते हुए अब इस पर थोड़ी नरम होती हुई नजर आ रही है। पिछले साल शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में विपक्ष के विरोध के कारण लटके मुस्लिम महिला विधेयक 2017 में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, यानी अब इसमें बदलाव हो सकता है। इस संशोधन के तहत 3 तलाक अब भी गैर जमानती ही रहेगा, लेकिन संशोधन के हिसाब से मजिस्ट्रेट इस केस में बेल दे सकता है, यानी अब मजिस्ट्रेट के पास बेल देने का अधिकार होगा। साथ ही विधेयक में एक और संशोधन किया गया है जिसमें पीड़ित के रिश्तेदार जिससे उसका खून का रिश्ता हो वो भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कैबिनेट ने इस बिल में एक और संशोधन किया है जिसके मुताबिक अब मजिस्ट्रेट मामले की सुनवाई कर पति पत्नी में समझौता करा सकता है। यह विधेयक बीते दिसंबर महीने में लोकसभा में पारित हुआ था, जिसके तहत 3 तलाक को अपराध घोषित किया गया और इसके लिए 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया। बिल जब राज्यसभा में पहुंचा तो इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। विपक्ष ने विधेयक को त्रुटिपूर्ण बताते हुए प्रवर समिति में भेजने की मांग की थी, जिसके बाद अब सरकार कुछ संशोधन के साथ इस बिल को संसद में लाने की तैयारी में है। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार इस विधेयक को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहती है। संशोधन के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला भी बोला है। आज मुझे सोनिया गांधी जी से एक अपील करनी है कि आप कांग्रेस पार्टी के नेता ही नहीं, देश की एक वरिष्ठ महिला नेत्री भी हैं। आपके परिवार की एक विरासत है जिसकी चर्चा आप बार बार करती हैं।
क्या नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान के लिए आप खड़ी होंगी कि नहीं खड़ी होंगी, या इस बिल का विरोध करती रहेगी आपकी कांग्रेस पार्टी? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। क्या अब नाम बदलकर ही चुनाव जीता जाएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मुगल सराय जंक्शन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखने के बाद अब नाम बदलने की राजनीति राजस्थान में भी शुरू हो गई है। इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले वसुंधरा सरकार ने कई गांवों के नाम बदले हैं, जिनमें से अधिकतर मुस्लिम नाम वाले हैं। कुछ गांवों के नाम बदलकर हिंदू देवी देवता के नाम पर रख दिया गया है। मिसाल के तौर पर बाड़मेर जिले के मियां का बाड़ा गांव का नाम बदलकर अब महेश नगर कर दिया गया है। मियां का बाड़ा गांव का नाम बदलते ही महेश नगर का नया साइन बोर्ड भी वहां लगा दिया गया है। दरअसल राजस्थान सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से कई गांवों के नाम बदलने की गुजारिश की थी। केंद्र ने हरी झंडी दे दी, जिसके बाद मियां का बाड़ा अब महेश नगर हो गया। राजस्थान सरकार ने न सिर्फ मियां का बाड़ा का नाम बदला है, बल्कि झुंझुनू जिले के इस्लामपुर गांव का नाम बदलकर पिचनवा खुर्द रख दिया है। इसी तरह से जालौर जिले के नरपड़ा का नाम बदलकर नरपुरा कर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ के 3 गांवों के नाम भी बदले जाने वाले हैं। मोहम्मदपुरा का नाम मेडी का खेड़ा, नवाबपुरा का नाम नई सरथल और रामपुरा आजमपुर का नाम सीताराम जी का खेड़ा होने वाला। चुनाव से पहले जिस तरह से मुस्लिम गांव के नाम बदले गए हैं, उससे इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि वोटों का ध्रुवीकरण करने का यह प्रयास है। 2019 में के चुनाव में SC/ST एक्ट बड़ा मुद्दा बनेगा। इसके संकेत कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज दे दिए। SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जो बदलाव किए थे, उसे रद्द करते हुए मोदी सरकार ने संशोधित बिल संसद में पास भी करा लिया है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ती नहीं दिख रही। दिल्ली में जंतर मंतर पर दलितों के लिए के सिंह गर्जना कार्यक्रम में राहुल गांधी पहुंचे थे और उन्होंने पीएम मोदी को दलित विरोधी बताते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसा हिंदुस्तान बनाएगी जहां दलितों के लिए पूरी जगह हो। नरेंद्र मोदी जी सोच है कि हिंदुस्तान के भविष्य में दलितों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एट्रोसिटी एक्ट कांग्रेस पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हिंदुस्तान को दिया था। उस एक्ट को नरेंद्र मोदी जी ने रद्द होने दिया। राहुल के इस बयान पर ट्वीट के जरिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पलटवार किया। शाह ने लिखा कि राहुल जी, जब आपको आंख मारने और संसद को बाधित करने से फुर्सत मिल जाए तो समय देकर तथ्यों की जांच कर लें। एनडीए सरकार ने कैबिनेट फैसले और संसद में संशोधित बिल के जरिए SC/ST एक्ट को मजबूत किया है, फिर आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? और अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का और बात करते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान की, जो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के मौके पर धार जिले में थे। यहां चुनावी दहलीज पर खड़े मध्य प्रदेश के सीएम का अलग ही रंग देखने को मिला। आदिवासी समुदाय के बीच पहुंचे शिवराज न सिर्फ उनकी वेशभूषा में नजर आए, बल्कि पारंपरिक धुन पर पत्नी के साथ डांस भी किया। हाथों में कभी तीर धनुष तो कभी तलवार थामकर शिवराज पूरी मस्ती में झूमते नजर आए। सीएम के साथ उनकी कैबिनेट के कुछ मंत्री, बीजेपी के सांसद और नेता भी आदिवासी समाज के रंग में रंग गए थे। मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा सीटों में अनुसूचित जातियों से ज्यादा आदिवासियों का दबदबा है। लोकसभा की 29 में से 5 और विधानसभा की 230 में से 47 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षित हैं। राज्य में आदिवासियों की आबादी 21% से ज्यादा है। जाहिर है, इतना बड़ा वोट बैंक चुनावी साल में किसी भी पार्टी या नेता को नचाने के लिए काफी है। मराठा आरक्षण की आग में महाराष्ट्र सुलग रहा है। आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर मराठा क्रांति मोर्चा ने आज महाराष्ट्र में बंद बुलाया था। हालांकि इस बंद का कुछ खास असर नहीं दिखा। कुछ जगहों से तोड़फोड़ और छिटपुट हिंसा की कुछ खबरें जरूर सामने आई, लेकिन पुलिस ने हालात संभाल लिए। मराठा मोर्चा के सदस्यों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कही थी। बावजूद इसके कुछ जगह पर छिटपुट हिंसक घटनाएं हुई हैं। मुंबई समेत 5 जगहों की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। मुंबई में मराठा प्रदर्शनकारियों ने आंखों पर पट्टी और काले रंग का रिबन बांधकर विरोध जताया। वहीं पुणे में प्रदर्शन के दौरान 3 सरकारी बसों में तोड़फोड़ हुई। पुणे के कई इलाकों में अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। पिछले महीने आरक्षण को लेकर मराठा समुदाय के आंदोलन के दौरान हिंसक प्रदर्शन देखे गए थे। इस बार ऐसी किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड की गई। कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए पुणे में 7,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ राज्य रिजर्व पुलिस बल की 7 टुकड़ियों और रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया।
उधर औरंगाबाद और लातूर में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर जलाकर जाम लगाया और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अब जब चुनाव का मौसम शुरू हो रहा है, दागी नेताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी चिंता जाहिर की। गंभीर अपराधों में आरोप तय होने पर ही चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर 5 जजेस की संविधान पीठ ने आज सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीति में अपराधीकरण एक गंभीर मुद्दा है और इसे रोकने के लिए कानून में बदलाव करना संसद का कर्तव्य है। ये राष्ट्रीय सोच है कि राजनीति से अपराधीकरण को हटाने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिससे विधायिका नजरअंदाज नहीं कर सकती। हमारी एक अपनी एक लक्ष्मण रेखा है, हम कानून की व्याख्या करते हैं, कानून नहीं बनाते। ये काम संसद का है। ये चुनाव में पवित्रता के लिए समाज की जरूरत है और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हम संविधान की आत्मा के पहरेदार हैं। खास बात यह है कि इस समय देश में 33% ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिन पर गंभीर अपराध में आरोप तय हो चुके हैं। हालांकि फिलहाल कानून यह है कि 3 साल या उससे ऊपर की सजा मिलने पर कोई भी नेता चुनाव नहीं लड़ सकता। जम करके बोलो। पूरा का पूरा विपक्ष जो है ये प्रधानमंत्री और बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो रहा है। और अब राजनीति से अलग कुछ खबरें आपको बताते हैं। आस्था के नाम पर जिस तरह से शिव भक्त कांवड़ियों ने सड़कों पर कोहराम मचा रखा है, उसकी आज कई तस्वीरें सामने आई। कल दिल्ली में कांवड़ियों ने उत्पात मचाया तो आज यूपी के मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर में कांवड़ियों का तांडव देखने को मिला। मुजफ्फरनगर में जरा सी बात पर कार सवार शख्स की जान पर बन आई। दरअसल सड़क पर चल रहे कांवड़िए से कार टच होने के बाद उसके साथी उग्र हो गए और कार में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं बुलंदशहर में कांवड़ियों ने पुलिस जीप पर हमला बोल दिया और उसमें जबरदस्त तोड़फोड़ की। पुलिस के मुताबिक इस हंगामे के पीछे आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। कांवड़ियों की गुंडागर्दी की तस्वीरों के बीच एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें मेरठ जोन के एडीजी प्रशांत कुमार ने कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की। सवाल यह है कि ऐसे गुंडों पर फूलों की बारिश क्यों? जिन पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए वो पुष्प वर्षा करने में जुटे हैं, तो फिर कांवड़िए ऐसा हंगामा करते तो नजर आएंगे। केरल में कुदरत ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की अलग अलग घटनाओं में 22 लोगों की मौत की खबर है। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इडुक्की में 11, मलापुरम में 5, कोझिकोड में 1, वायनाड में 3 और कन्नौर में 2 लोगों की मौत की खबर है। इडुक्की में के अडिमाली शहर में तो एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। बारिश के कारण इडुक्की, कोल्लम और कुछ दूसरे जिलों के स्कूलों में आज छुट्टी करनी पड़ी। हालात को देखते हुए चेन्नई से एनडीआरएफ की 4 टीमें केरल भेजी गई हैं, जो बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा रही है। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से सड़क और रेल यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है।